हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम केमिकल काइनेटिक्स को आगे बढ़ाते हुए क्या पढ़ेंगे? इनिशियल रेट मेथड देखेंगे। ठीक है, अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? अपन बात कर रहे थे आपका डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट और रेट लॉग की। ठीक है, उसके लिए कई सारे मेथड अपन डिस्कस करने वाले थे, जिसमें अपन ने ग्राफिकल मेथड डिस्कस कर लिया था। ग्राफिकल मेथड अपन ने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से और टाइम पीरियड से ग्राफिकल मेथड डिस्कस कर लिया था। अब अपन बात करते हैं किसके लिए? अगला जो मेथड है वो इनिशियल रेट मेथड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो समझिए। अगला आता है इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड, ठीक है। दिस मेथड can also be used for determination of order of reaction, comma, rate constant and rate log if it have more than one reactant। ठीक है, वन रिएक्टेंट है तो लग ही जाता है, तो अपन ने सारे मेथड पढ़े हुए हैं। लेकिन अगर एक रिएक्टेंट से ज्यादा रिएक्टेंट है तो फिर आप इसी मेथड का यूज करेंगे। किसके लिए? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, रेट कांस्टेंट निकालने के लिए और रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो लेट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन अपन एक केमिकल रिएक्शन मानते हैं, जहां पर क्या दिया? A प्लस बी क्या बना रहा है? C प्लस डी बना रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या दिया जाएगा? एक डाटा दिया जाएगा जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B की अलग अलग वैल्यू के लिए रेट दी जाएंगी। तो डाटा में टेबुलर फॉर्म में बना देता हूं। ठीक है, यहां पर ये वैल्यू दी है। ठीक है, ये आपका दिया है क्या? रेट। ये कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, ये कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, ये R1, ये कंसंट्रेशन हो जाएगा A1, कंसंट्रेशन हो जाएगा B1। ठीक है, दूसरी बार जब R2 दिया जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन क्या दे दिया जाएगा? सेम दे देंगे, इसके कंसंट्रेशन को चेंज कर देंगे। ठीक है, जब R3 दिया जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन सेम कर देंगे और इसका कंसंट्रेशन क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करेंगे? अज्यूम रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, आप रेट लॉ एक्सप्रेशन मान लेंगे। ठीक है, क्या है? R बराबर K टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर बीटा। ठीक है, अब इनसे तीन इक्वेशन बनाएंगे। पहला आपका आएगा R1 बराबर K टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A1 की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ B1 की पावर बीटा। R2 क्या आएगा? K कंसंट्रेशन ऑफ A2 की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ B1 की पावर बीटा। R3 जो आएगा वो कंसंट्रेशन ऑफ A2 की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ B2 की पावर बीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। ठीक है, डिवाइड। अब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किसमें? इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? R2 अपॉन R1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, केवल आएगा कंसंट्रेशन ऑफ A2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A1 की होल पावर अल्फा। कंपेयर करके क्या निकालेंगे? अल्फा निकालेंगे। अगर कंपेयर नहीं भी कर पा रहे हैं, ठीक है, कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। तो आपका क्या हो जाएगा? लॉग R2 अपॉन R1 बराबर अल्फा सामने जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ
A2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A1, ठीक है। तो यहां से अल्फा बराबर आपको मिल जाएगा log R2 माइनस log R1 अपॉन में log कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ A1, ठीक है। या फिर log R2 by R1 डिवाइडेड बाय log कंसंट्रेशन ऑफ A2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A1, ठीक है। अब ये तो अल्फा निकल गया, अब बीटा निकालना है तो क्या करेंगे, थर्ड में आप सेकंड इक्वेशन का डिवाइड करेंगे, 4 बीटा डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R3 अपॉन R2 बराबर कंसंट्रेशन ऑफ B2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B1 की पावर बीटा, ठीक है। कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर नहीं भी करेंगे तो लॉग ले लेंगे, लॉग R2 अपॉन R1 बराबर बीटा टाइम्स ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ B2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B1, ठीक है। तो यहां से बीटा बराबर आपको क्या मिल जाएगा, लॉग R2 माइनस R3 अपॉन R2, तो लॉग R3 माइनस लॉग R2 अपॉन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ B2 माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ B1, ठीक है। या फिर बीटा बराबर लॉग R2 अपॉन R1 अपॉन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ B2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B1, तो यहां से बीटा मिल गया। अब अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, आप अल्फा बीटा की जो वैल्यू है किसी भी एक इक्वेशन में रख के निकालेंगे, क्या कहेंगे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k पुटिंग अल्फा कॉमा बीटा इन एनी इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद रेट लो r बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर बीटा, तो रेट कांस्टेंट निकल गया अल्फा बीटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो n बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरह से आप सारी चीजें निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे ज्यादा बेटर रहेगा, वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर द गिवन रिएक्शन, ऐसा लिख लो, फॉर द गिवन रिएक्शन फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल डाटा फॉर रेट आर ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन है, फॉर गिवन रिएक्शन 2a प्लस b क्या बना रहा, c प्लस d, फॉलोइंग डाटा फॉर इनिशियल रेट इज गिवन, ठीक है। क्या दिया है, एक टेबल बना लेता हूं, उस टेबल में दिया है आपको, क्या दिया है, कंसंट्रेशन दिया है ए का, बी का कंसंट्रेशन दिया है और आर दिया, ठीक है। तो मैं ये टेबल लिख देता हूं, क्या दिया है एक्चुअल क्वेश्चन देख के, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, समझो, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया है, ठीक है, मोल पर लीटर में, ये कंसंट्रेशन बी दिया है, ये भी मोल पर लीटर में, ठीक है, और आर दिया है, ठीक है। ये किस में दिया है, मोल पर लीटर पर मिनट में दिया, पर सेकंड नहीं दिया, पर मिनट में दिया, ठीक। क्या दिया है, 0.1 0.3 0.3 0.4 चार, 0.1 0.2 0.4 0.1, ठीक है। उसके बाद ये दिया है 6.0 इंटू 10⁻³ 7.2 इंटू 10⁻², 2.8 इंटू 10⁻1 और 2.88 इंटू 2.4 इंटू 10⁻², ठीक है। अब इसके लिए रेट लॉ मान लेते हैं, लेट
रेट लो, लेट रेट लो क्या है, आर बराबर के टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। ठीक है, चार इक्वेशन बनेंगी क्योंकि चार है। तो फर्स्ट आपका आएगा 6.0 इंटू 10⁻³ बराबर के 0.1 की पावर अल्फा 0.1 की पावर बीटा। फिर ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। फिर आपका आएगा 7.2 इंटू 10⁻² बराबर के 0.3 की पावर अल्फा 0.2 की पावर बीटा। फिर आपका आएगा क्या 2.88 इंटू 10⁻⁻1 बराबर के 0.3 की पावर अल्फा और 0.4 की पावर बीटा। फिर आपका आएगा 2.4 इंटू 10⁻² बराबर के 0.4 और 0.4 की पावर अल्फा 0.1 की पावर बीटा। अब अगर अल्फा निकालना है तो बीटा को सेम रखो। तो बीटा कौन कौन से में सेम दिख रहा है आपका, फर्स्ट और फोर्थ में। तो डिवाइड इक्वेशन फोर्थ बाय फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 6.0 इंटू 10⁻³ बराबर के से के कैंसिल हो जाएगा 0.1 की पावर अल्फा 0.4 की पावर अल्फा, दूसरा 0.1 की पावर बीटा 0.1 की पावर बीटा क्या हो जाएगा कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल 60 ये ऊपर आएगा तो 24 ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 240/60 बराबर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 1/4 की पावर अल्फा। ठीक है, तो यहां से ये 0 4 बराबर 1/4 की पावर अल्फा। तो अल्फा बराबर आपको क्या मिल जाएगा -1। अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा आपको -1 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बीटा निकालना है तो अल्फा सेम किस किस में है, सेकंड और थर्ड में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड। ठीक है, तो थर्ड में सेकंड 2.88 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 7.2 इंटू 10⁻²। ठीक है, बराबर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 0.4 की पावर बीटा अपॉन 0.2 की पावर बीटा। ठीक है, अब ये कैंसिल करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 28.8 डिवाइडेड बाय 7.2 बराबर ये हो जाएगा 2 की पावर बीटा। ठीक है, इसको कैंसिल करूंगा डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 4 बराबर 2 की पावर बीटा। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो आपको अल्फा मिल गया बीटा मिल गया। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाल लेते। तो आप पहले ऑर्डर निकाल लो। ऑर्डर n बराबर अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -1 प्लस 2 यानी 1। ऑर्डर क्या हो गया 1। उसके बाद आपको क्या निकालना है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, 4/2 ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया। 4 में इसका डिवाइड करना था तो ये आपका क्या होगा 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1 तो ये 4 की पावर अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा बराबर -1 नहीं 1 होगा तो 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। अब n निकल गया 3, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसमें इसका डिवाइड करना तो ये 0.4 ऊपर आएगा, ये ठीक किया था। ठीक है, बाकी पता नहीं यहाँ पर क्यों पलट दिया था 0.4/1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपका 3 हो गया ऑर्डर के निकालना तो किसी भी वैल्यू में आप क्या कर दो ये रख दो। तो आप इसमें रख दो तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये 0.11 है। तो फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे 4 के
पुट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अल्फा बीटा की वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा, ये 1 है और ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 पावर -1, ये 10 पावर -2, 10 पावर -3 हो जाएगा, तो के सॉरी ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 पावर -3 बराबर के इंटू 10 पावर -1 इंटू 10 पावर -2, तो 10 पावर 3 हो गया, तो के बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल पर लीटर की पावर -2, 1 -n होती है मिनट इनवर्स। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, के की यूनिट हो गई। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन तो आपको मिल ही गया था, R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2, ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाता है। तो K निकाल लिया, अल्फा निकाल लिया, बीटा निकाल लिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल ली, रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाली, और भी कुछ निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं। तो इनिशियल रेट मेथड सबसे अच्छा होता है और इस पर न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अगला जो मेथड आता है किसके लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। ठीक है, उससे रेट कांस्टेंट नहीं निकलता है, केवल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड मेथड। क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड मेथड। तीसरा जो मेथड आएगा हाफ लाइफ पीरियड मेथड, हाफ लाइफ पीरियड मेथड। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड मेथड क्या होता है, द हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन इज proportional to, तो आपको पता है T हाफ प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A0 की पावर 1 -n के। ठीक है, या n-1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाफ लाइफ पीरियड क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो आपका हाफ लाइफ है n-1, ठीक है, उल्टा लिखेंगे तो T हाफ प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A0 की पावर 1 -n, इस तरह से हो जाता है। अब दो हाफ लाइफ पीरियड के लिए अपन जाते हैं, जैसे T हाफ 1 अपॉन T हाफ 2, इनका रेशियो निकालते हैं, तो ये हो जाएगा A01 की पावर A02, रेसिप्रोकल है तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, n-1, और यहां पर क्या हो जाएगा A01 की पावर n-2। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग T हाफ 2 अपॉन T हाफ 1 बराबर n-1 सामने आ जाएगा, यहां हो जाएगा लॉग A02 अपॉन A01, इसको अपॉन में ले जाएंगे तो n-1 बराबर लॉग T हाफ 2 T हाफ 1 अपॉन T हाफ 1 अपॉन T हाफ 2 डिवाइडेड बाय लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A0 by 2 अपॉन A02 कंसंट्रेशन ऑफ A01। ठीक है, तो n बराबर 1, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, लॉग T हाफ माइनस लॉग T हाफ 1 T हाफ 2 अपॉन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A02 माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A01। या तो यहां से डायरेक्ट कंपेयर कर लेना, ठीक है, या फिर इस फॉर्मूले से निकाल लेना। तो ये हाफ लाइफ पीरियड हो जाता है किसकी, इसे
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है किससे, हाफ लाइफ पीरियड मेथड से। इसके बाद ओसवाल्ड मेथड होता है। तो ओसवाल्ड मेथड आपका इनिशियल रेट मेथड जैसा ही होता है, बस एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा ले लेते हैं कि वो उसका जो इफेक्ट होता है, मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो कंसंट्रेशन कंसीडर नहीं करते। तो एक इक्वेशन हम करके डायरेक्ट रेशियो निकाल के अपन अल्फा निकाल लेते हैं, बीटा हटा देते हैं, अल्फा निकाल लेते हैं, या अल्फा हटा देते हैं, बीटा निकाल लेते हैं। इस तरह से अपन कर लेते हैं एक एक करके। तो ये आपका डिटर्मिनेशन हो गया किसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट का। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं। किसी भी रिएक्शन के लिए आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, और उसको ग्राफिकली समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग अपन लिख रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट molecule after which they started to convert in the minimum energy of reactant molecule after which they started to convert in product is known as threshold energy. ठीक है, it is given by ETH. ठीक है, उसके बाद आता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम एनर्जी supplied to reactant molecule so that they start to convert in product and chemical reaction will takes place is known as एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब ग्राफिकली समझाता हूं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। इट इज डिनोटेड बाय ETH, सॉरी EA। समझो क्या है, ये एनर्जी है और ये रिएक्शन का ऑर्डर है। ठीक है, आपका ये रिएक्टेंट है। अब हो सकता है रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा हो या प्रोडक्ट से कम हो, तो दो ग्राफ में बना रहा हूं, एक आपका इस तरह से आता है, ठीक है, और दूसरा आपका जो ग्राफ आता है वो इस तरह से आता है। ठीक है, अब ये जो है ये आपका एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कौन सी, ये, और ये जो नीचे से होती है यहां से, ठीक है, ये कहलाती है ETH, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और यहां से यहां तक की जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है EA। ठीक है, तो आप समझो ETH क्या है,
द मिनिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर विच दे कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट की टोटल मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए जिसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन, सॉरी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अभी रिएक्टेंट की एनर्जी जीरो नहीं, यहां से यहां तक ये क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है, तो आपको यहां तक करने के लिए जितनी एनर्जी और देनी पड़ेगी, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी सप्लाई टू द रिएक्टेंट, अपन को कितनी और देनी है उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ये ER हो जाएगा, ये EP हो जाएगा। अच्छा, डेल्टा H क्या हो जाएगा, EP माइनस ER। तो आपका ये क्या है, EP कम है, ER ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा H जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, मतलब ये कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इतनी हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक। यहां पर ये ER हो गया, ये ETH हो गया, और ये आपका EA हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका, EP हो जाएगा। तो यहां पर जो EP डेल्टा H हो गया, EP माइनस ER, तो इसमें EP ज्यादा है और ER कम है, तो आपका डेल्टा H क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन आपसे पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी, रिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो EA एक्टिवेशन, ETH माइनस ER। ठीक है, और अगर दो रिएक्शन रिवर्स हो रही है, ठीक है, तो ये आपका फॉरवर्ड के लिए हो गया, और बैकवर्ड के लिए EB बराबर क्या हो जाएगा, ETH माइनस EP। और आपसे क्या हो जाएगी, चेंज इन एंथैल्पी पूछ लेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, तो EP माइनस ER मिल जाएगा, तो चेंज इन एंथैल्पी मिल जाएगा, डेल्टा H बराबर आपका क्या हो जाएगा, EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। ये आपका चेंज इन एंथैल्पी मिल जाती है। एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एंथैल्पी, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। इन पर आपके न्यूमेरिकल आ जाते हैं, और ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ये एक्सोथर्मिक के लिए, ये एंडोथर्मिक के लिए, और ये आपकी डेफिनेशन हो गई किसकी, एक्टिवेशन एनर्जी और आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, अगली हेडिंग आती है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। उसके बाद आपकी आएगी अरहेनियस इक्वेशन। तो अरहेनियस इक्वेशन और जो आपका क्या बोलते हैं, कॉलिजन थ्योरी, मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। आज केवल मैं आपको बताऊंगा क्या, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो अगली हेडिंग आपकी आ रही है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट कांस्टेंट also increases, it nearly become double, after increasing temperature by 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये लगभग डबल हो जाता है अगर आप टेम्परेचर कितना बढ़ा देते हो, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा देते हो। यहां पर एक और टर्म आती है टेम्परेचर कोएफिशिएंट,
टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर रेट कांस्टेंट। तो द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट at T plus 10 degree centigrade with respect to rate constant at T degree centigrade is known as temperature कोएफिशिएंट। तो अगर रेट कांस्टेंट के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालना है तो आप क्या करोगे, उसको अल्फा से नोट करते हैं। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन, या केल्विन भी ले सकते हो, अपॉन रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर टेम्परेचर रेट कांस्टेंट कितने गुना बढ़ जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट हो गया, डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर हो गई। अभी अरेनियस इक्वेशन बची है और कोलिजन थ्योरी बची है। ठीक है, तो वो अरेनियस इक्वेशन और कोलिजन थ्योरी अपन अगले लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, बाकी आपका चैप्टर ऑलमोस्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। इन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर लेंगे। अगर कोई चीज नहीं आती है तो बिल्कुल आप मेरे से डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।